Hello everyone, welcome to Dr. Meeru's Commerce IQ. This is our third video on amalgamation. New learners are advised to go through the previous two videos first to have a better understanding of the topic, क्योंकि उन videos में हम बेसिक्स करा चुके हैं amalgamation, absorption और reconstruction के, और PC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा चुके हैं। और इस वीडियो में कवर किया हमने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। पैनल रजिस्टर तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जर्नल एंट्रीज अगर याद रखनी है तो आपको पैनल रजिस्टर के साथ नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि नई वीडियो आएंगी और एमलगमेशन की बेस्ट एक्सप्लेनेशन आएंगी यहाँ, तो वो भी आपकी मिस हो जाएंगी। खैर, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, लेट्स मूव टू क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। देखो, हमें पता है एमलगमेशन में क्या कर रहे हैं हम। एमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन हो, कंपनी क्या हो रही है? डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व हो रही है। अब याद करो जरा, जब हम डिसोल्यूशन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सिंपल, वही तो यहाँ भी बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये बताओ जरा, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सन है क्या रियलाइजेशन? कोई नहीं है तो नहीं। एसेट है रियलाइजेशन? नहीं है। क्या है? खर्चे वर्चे तो आते हैं इसमें, इनकम, लॉसेस, एक्सपेंसेस। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या हैं जरा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स। बस एक बार जरा ये अच्छे से याद रख लेना, जब आप एंट्रीज करो ना तो ये अच्छे से याद रख लेना, बाकी एंट्री रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब हम एंट्रीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट जरा अपनी चेक कर लेते हैं। क्या होता है बैलेंस शीट में? एसेट्स, लायबिलिटीज़। ठीक है, मेन तो यही होते हैं। उसके बाद कुछ लायबिलिटीज़ को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। क्लियर? शेयर होल्डर फंड है उधर हमारे, कुछ टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ फिर रियलाइजेशन करते हैं तो एक्सपेंसेस हो जाती हैं। ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन निकालनी, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं बैलेंस शीट के साथ या रिजोल्यूशन के साथ। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है? एसेट्स देखने हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए, रियलाइजेशन पे कितना हो रहा है। एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, अभी तो बताया। देखो, रियलाइजेशन में क्या हुआ? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करने हैं। पहले यहाँ देख लो जरा, सन्ड्री एसेट्स क्या हैं? एसेट्स हैं हमारे। अगर एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, जब रियलाइजेशन में जा रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करें? क्रेडिट हो रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? रियलाइजेशन में जा रहे हैं। क्लियर? तो सारे एसेट्स डाल दिए रियलाइजेशन में। इंडिविजुअली एट द बुक वैल्यू पे डालने हैं। अब दो तीन चीज़ें याद रखने लायक हैं, जैसे ऑल द एसेट्स टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर। यहाँ ये नहीं देखना कि कुछ जो लिए हैं वही डालने हैं, सारे लेने हैं। या तो टेकन ओवर किए हैं परचेजिंग कंपनी ने या नहीं किए हैं, दोनों को ही ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अगर क्वेश्चन में दिया है कि नहीं टेकन ओवर है कैश एंड बैंक, तो नहीं लेंगे, अदरवाइज हम इसको लेंगे। सेकेंड, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को भी नहीं छोड़ना होता है। कौन से होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स? गुडविल है, कॉपीराइट, पेटेंट, ये भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इनको भी ट्रांसफर करेंगे। कब ट्रांसफर करेंगे? जब इनका कोई वैल्यू है मार्केट में। अगर ये वर्थलेस हैं, अगर मार्केट में वैल्यू है तो ट्रांसफर कर देंगे, रिलाइज होकर कुछ तो आएगा इनसे। लेकिन अगर वर्थलेस हैं तो नहीं ट्रांसफर करेंगे। वर्थलेस है तो कहाँ जाएंगे? शेयर होल्डर को जाएंगे, शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे एज ए लॉस। क्लियर हमें ये पॉइंट यहाँ तक? चलिए, अब लाइबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। अब एसेट ट्रांसफर कर दें, लायबिलिटीज ट्रांसफर करने हैं। अब यहाँ हमें देखना है इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू करनी है, बट लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर आर नॉट टू बी ट्रांसफर। लायबिलिटीज में स्पेशली ध्यान रखना है, जो परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर करी है वही लेनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, अदरवाइज नहीं लेनी है। तो लायबिलिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो जरा, लायबिलिटीज का क्या ट्रीटमेंट होता है? लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। तो ये हमारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज़ क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। कहाँ जाएंगी भाई? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी, ट्रांसफर कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ नहीं। ये बात का ध्यान रखना है, नोट टेकन ओवर अगर हैं, सेलिंग कंपनी ने आउटसाइड ही सेटल की हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी, उनके लिए हम सेपरेट लेजर की
हेल्प ले सकते हैं। अब पीसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीसी निकालना। पीसी हम फुल फ्लेज जब क्वेश्चन करेंगे तो पीसी भी निकालेंगे। अभी तो बात कर लेते हैं पीसी की। परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी क्या है? कंपनी के लिए आ रहा है ना कुछ अमाउंट, एक तरह से इनकम कह लो, गेन कह लो, है ना। पीसी आ रहा है ना हमारे पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर रहे हैं? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट कर दिया। कौन देगा? परचेजिंग कंपनी देगी, तो एंट्री विल बी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग द पीसी ड्यू। अब पीसी को पे कर देते हैं। किस किस फॉर्म में पे कर सकते हैं? बैंक में, थ्रू कैश भी पे कर सकते हैं, परचेजिंग कंपनी के शेयर की फॉर्म में भी, और परचेजिंग कंपनी के डिबेंचर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं पीसी। अब वो अलग डिपेंड करता है मेथड्स पे। क्या है? मर्जर है या परचेज है? यहाँ ज़्यादा नहीं लेंगे अभी हम, मर्जर परचेज को ज़्यादा नहीं लेंगे, वहाँ लेंगे जब हम ओपनिंग एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ ज़्यादा नहीं लेना, यहाँ हमने ऑप्शन दे दिया है कि अगर मर्जेज है तो, अगर मर्जर है तो शेयर इन परचेजिंग कंपनी और ये आ जाएगा, बस ये नहीं आएगा। और अगर परचेज है तो तीनों भी आ सकती हैं, डिबेंचर में भी पे हो सकता है, और शेयर में भी पे हो सकता है, और बैंक में भी पे हो सकता है। क्लियर? तो हमने यहाँ परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर ली, बैंक अकाउंट, शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, डिबेंचर इन परचेजिंग अकाउंट टू परचेजिंग कंपनी से फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी। परचेज कंसिडरेशन होगी ना। अब एसेट्स लायबिलिटी जो टेक ओवर करे वो ले लिए, जो टेक ओवर नहीं करे उनका क्या करना है? उनको रियलाइज करना है। अब जब रियलाइज करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास, तो रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। इनकम या गेन हो रहा है ना एक तरह से, तो क्या करें? रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहे हैं। कहाँ? और बैंक क्या हो रहा है? हमारा एसेट बढ़ रहा है, कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बीइंग एसेट्स टेकन ओवर रियलाइज्ड। अलग से जो हमने नॉट टेकन ओवर थे वो रियलाइज कर लिए। और सिमिलर वे में अगर लायबिलिटीज़ हैं, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। देखो एक अकाउंट्स में बहुत अच्छी चीज़ है कि अपोजिट होती है, एसेट्स का अपोजिट लायबिलिटीज़ होती है, तो जितनी भी एसेट्स की हमारी एंट्रीज होती है ना उसका अपोजिट हो जाता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो तो दूसरा अपने आप ही पीछे पीछे याद हो जाता है। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करनी है। अब देखो लायबिलिटीज़ अकाउंट, बुक वैल्यू, रिलेट टू बैंक। एक्चुअल एक एंट्री हमारी ये होगी इन केस हमने लायबिलिटी को उसकी फेस वैल्यू पे पे किया है। 1000 की लायबिलिटी थी, 1000 पे पे कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1000 यहाँ, और 1000 यहाँ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने उस लायबिलिटी को प्रीमियम पे किया है, 1000 रुपये की थी और उसको 100 के प्रीमियम पे कर दिया, तो अब क्या हुआ हमारा? हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 1100 की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये प्रीमियम हम हमारे लिए क्या हो गया? सेलिंग कंपनी के लिए क्या हो गया? 100 रुपये की वैल्यू की कोई चीज़ हम 110 में दे रहे हैं, तो वो 10 रुपये क्या हुए? एक्सपेंस हो गए, तो इसलिए तो एक्सपेंस है, रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? प्रीमियम पे ना करके हम कर रहे हैं उसको डिस्काउंट पे, यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ थी कितने में जा रही है? सॉरी 1000 की चीज़ थी, 1000 की लायबिलिटी थी, 900 पे कर रहे हैं उसके लिए, तो 100 रुपये हमने हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट क्या था? एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हमने क्या करा? उसको क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट को, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी एट प्रीमियम और डिस्काउंट। केस कुछ भी हो सकता है, एक ही एंट्री होगी। अब यहाँ हमारी एक तरह से 3 एंट्रीज हैं, तो इनमें से आपकी एक ही होगी। फेस वैल्यू पे होगा तो अलग होगी, प्रीमियम पे होगा तो अलग होगी, और डिस्काउंट पे होगा तो अलग होगी। पेमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल जब हमारी कंपनी बंद हो रही है तो लिक्विडेटर के लिए कुछ एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए हमारे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी इनको कह सकते हैं हम। उसके भी 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो सारे सेलिंग कंपनी बोन कर रही है या परचेजिंग कंपनी बोन कर रही है। सेलिंग कंपनी अगर दे रही है तो सीधा सीधा क्या है? एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं, तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, पे कहाँ से किया? बैंक से। अब देखो ना हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो 11th में पढ़ते थे, वो थोड़े से याद कर लेना, क्योंकि जर्नल में वो याद करके सीधा दिमाग में आती है कि ये अच्छा कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो ये चीज़ आपको यहीं याद रखनी है। अगर परचेजिंग कंपनी बोन कर रही है इनको एक्सपेंसेस को, तो हमने सेलिंग कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट कर दी, परचेजिंग कंपनी टू बैंक अकाउंट, और यहाँ बैंक अकाउंट टू परचेजिंग कंपनी हमारा एक्सपेंसेस रिएम्बर्स हो गए परचेजिंग कंपनी के द्वारा। क्लियर? पहले हमारा बैंक कम हुआ, फिर हमारा बैंक बढ़ गया तो रिएम्बर्स हो गए, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एंट्री है। अब आते हैं बात हमारी डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स को क्या करना है? डिस्चार्ज करना है। टेकन ओवर हुए हैं तो
परचेजिंग कंपनी उनको डिस्चार्ज करेगी। अब परचेजिंग कंपनी के पास डिबेंचर्स जो रहेंगे, परचेजिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर होल्डर हैं, तो उनके पास पुरानी कंपनी के तो नहीं रहेंगे ना। अगर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं तो पुराने शेयर्स डिबेंचर्स के बदले हो सकता है वो अपने नए डिबेंचर्स दे दें उनको, या उनको कैश में पेमेंट कर दें। तो केस कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर 100 का डिबेंचर है और 100 में ही हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। अब लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी, देखो डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसके बाद ये एंट्री हो जाएगी सीधी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। या तो हम बैंक से पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, उनको डिस्पोज कर रहे हैं, या फिर हम उनको परचेसिंग कंपनी में नए डिबेंचर्स दे रहे हैं। ये केस हो सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट केस। अब ये सेकंड केस हो सकता है, अगर हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, 100 की वैल्यू थी उसको 110 पे रिडीम करें, डिबेंचर होल्डर को कितना मिल रहा है 110, बिंग डिबेंचर पेमेबल रिपेबल एट प्रीमियम। और ये प्रीमियम जो हमने दिया है क्या है, एक तरह से एक्सपेंस बढ़ गई ना हमारी, 100 की जगह 110 दे रहे हैं तो 10 रुपये क्या है एक्सपेंस बढ़ गई, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो गया हमारा एक्सपेंसेस से या लॉसेस से। आगे चलते हैं, ये सेकेंड एंट्री ये वाली, और फिर ये वाली एंट्री पेमेंट की। अगर हमने डिस्काउंट पे किए हैं डिबेंचर्स को, तो डिबेंचर फेस वैल्यू 100 की फेस वैल्यू थी, डिबेंचर होल्डर को 90 दिया है हमने, 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। और ये डिस्काउंट क्या है हमारी, एक तरह से गेन है, गेन है तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इधर से उधर लगाओगे, जनरल एंट्रीज रटना तो बहुत दूर की बात है, इतनी अच्छे से समझ में आएंगी। अब हमने डिबेंचर भी कर दिए, ऊपर चलते हैं बैलेंस शीट में क्या आते हैं, प्रेफरेंशियर आते हैं। प्रेफरेंशियर को भी सेम डिबेंचर की तरह रेट कर दो, भाई डिबेंचर भी तो लायबिलिटी थे, ये भी क्या है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लायबिलिटी है। प्रेफरेंशियर होल्डर टू प्रेफरेंशियर कैपिटल टू प्रेफरेंशियर होल्डर, अगर 100 का ही है तो फेस वैल्यू का है, अगर प्रीमियम पे है, अगर हमने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं उसको तो 110, फिर वही प्रीमियम पे दे रहे हैं तो खर्चा डेबिट कर दे रियलाइजेशन, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो फेस वैल्यू कितनी 100 है, प्रेफरेंशियल होल्डर को तो 90 मिल रहा है, 10 का हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट कहाँ गया, क्रेडिट हो गया हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर वही दिस एंड दिस एंट्री, फर्स्ट सेकंड दिस एंड दिस एंट्री एंड थर्ड दिस एंड दिस एंट्री, दो ही एंट्री होंगी इनमें से, चारों एंट्रीज में से, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है। फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब बचे इक्विटी शेयर होल्डर, उनको भी हमें उनकी सारी चीज़ें वापस लौटानी है। क्या बचा, इक्विटी शेयर कैपिटल बची, जर्नल रिजर्व बचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा, एनी अदर रिजर्व्स, कोई और जो हमारे शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड रिजर्व हैं, शेयर होल्डर के रिजर्व्स हैं वो भी बचे, सबको डेबिट कर देंगे। फर्म की क्या है भाई, ये लायबिलिटी तो है फर्म की, और लायबिलिटी जब हमने रियलाइजेशन में दे दी, हमने डिस्पोज, फर्म ने डिस्पोज कर दी तो फर्म से तो कम हो गई, कम होगी तो डेबिट कर दिया, किसको जा रही हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को जा रही हैं। क्लियर, ये था जो हमारे प्रॉफिट्स थे। अब नीचे जाओ जरा देखो, लॉस भी तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लीन में एक्सपेंसेस, ये कौन से एसेट्स हैं भाई हमारे, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, एसेट साइड्स में होते हैं। अब ये अगर राइट ऑफ नहीं हुए हैं और बैलेंस शीट में अभी भी हैं तो ये हमारे मोनेटाइज तो होंगे नहीं, है ना, ये कहीं इनकी रियलाइजेशन वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गए, एक तरह से लॉस हो गए, तो ये हमने किसको दे दिए, इक्विटी शेयर को। अब प्रॉफिट लेगा तो लॉस भी तो लेगा, क्लियर, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस, प्लेन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, या और कोई फिक्टिशियस एसेट्स अगर है तो वो सारे जाएंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नाउ अब हमारी बैलेंस शीट की सारी फिगर्स खत्म हो गई, हमने सब एडजस्ट कर लिया। देखो पहले एसेट्स कर लिए, फिर लायबिलिटीज़ कर ली, फिर पीसी कर ली, फिर रिमेनिंग जो नॉट टेकन ओवर थे एसेट्स लायबिलिटी वो कर लिए, एक्सपेंसेस कर लिए, रियलाइजेशन, डिबेंचर्स भी कर लिए, प्रेफरेंशियल भी कर लिए, इक्विटी भी कर ली। अब क्या बचा, कुछ नहीं, तो अब वापस आते हैं रियलाइजेशन पे। अब जरा देख लियो रियलाइजेशन से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इन केस प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर लॉस हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, हमने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर को, दोनों कंडीशन में, लॉस है तो लॉस ट्रांसफर कर दिया और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। नाउ द फाइनल पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब हमें करनी है फाइनल पेमेंट, जो हमारी पेमेंट थी किस उसमें कर रहे हैं हम, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये डिपेंड करता है हमारा नेचर पे, क्या नेचर है हमारा,
मर्जर है या परचेज है। मर्जर है तो शेयर ये वाली एंट्री आएगी, परचेज है तो दोनों आ जाएंगी। क्लियर? देखो थोड़े से कॉन्सेप्ट याद कॉन्सेप्ट याद रखो, जर्नल एंट्रीज बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ अपने डाउट्स मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।